40 साल तो अल्लाह के नबी की ट्रेनिंग हुई है, तो आप भी अपनी जिंदगी में एक फार्मूला सेट कर लें। हदीस में आता है कि आपका मुलाजिम अगर एक दिन में 70 मर्तबा भी गलती करे ना तो उसको माफ कर दो। और जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने उस बूढ़े को ना इग्नोर कर दिया। औरत जो कानों की कच्ची होगी ना तो वो जल्दी अपने खाविंद के साथ तलाक ले लेगी। ये लल्लू राम और मैं इसको बातें ढेर सारी समझा दो, इसको कुछ भी ना पता हो और ये बकरी की तरह सर को ऐसे हिला दे, फिर आगे मेरा जाना काम चले भी ना और सारा नुकसान हो जाए। स्वीपर को कहा तुम्हारे राइट्स, तुम्हारा विजडम भी इतना कि जैसे तुम इस होटल के ऑनर, वो फिल्म शूट कर गई, जब फिल्म शूट की तो होटल शूट कर गया। हमारे दफ्तरों में, कारोबार में, दुकान में आप जितना भी नए हम लोग साफ रखते हैं ना, तो आजकल हम देखते हैं कि वो कारोबार चलते नहीं है, दफ्तर चलते नहीं है, कंपनी बड़ी बड़े पैसे के साथ खुलती हैं और कंपनी थोड़े ही अरसे चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। तो जहाँ पर लोग उनको ना मुख्तलिफ चीजों की तरफ जो है ना उसके असबाब ढूंढते हैं, यार इसमें मैंने प्रोडक्ट सही चूज नहीं की, मेरे जो है ना वो मैंने दुकान गलत जगह पे ले ली, मुझे कारोबार करने का तरीका नहीं आया, मुझे टैक्सेस बहुत पड़ गया, वो इतनी चीजों को, डिफरेंट चीजों को, मुल्क की कानून ठीक नहीं है, यहाँ पे चोरी बहुत है, यहाँ पे ये है वो है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीजों को जो असबाब ढूंढते हैं ना कि काम क्यों नहीं चला। तो बिजनेस को फेल होने की बहुत सारी वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि आप जब अपना स्टाफ रखते हैं, अपने एम्प्लॉयज रखते हैं, अपने टीम को आप जो है ना गैदर करते हैं ना, आपको टीम सिलेक्ट करने में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। हमारे यहाँ ना सस्ता वर्कर रखा जाता है, चीप लेबर रखी जाती है जो तनख्वाह कम ले, ठीक है, वो ये कहते हैं यार मैं इसको काम सिखा लूंगा। हमारे यहाँ इधर एहसान यूसुफ टेक्सटाइल मिल थी, तो मैं 1991 से लेकर 2008 तक, हाँ गालबन मैं इनका नाम सुनता था। मैं अफ्रीका के अंदर ना इनका नाम, जैसे लोग किसी चीज की पूजा करते हैं ना, लोग इनके कपड़े की पूजा करते थे, इतना कपड़ा इनका बिकता था। उस वक्त दो ही बड़े ग्रुप थे, एक एहसान यूसुफ था और एक सितारा टेक्सटाइल वाले थे, ये बड़े नाम थे। एक कोहिनूर वाले थे, उनका कपड़ा बहुत महंगा था। लेकिन इसमें भी इनसे एक मिस्टेक हुई कि ये सारी जितनी भी कंपनियां थी ना, ये वन मैन शो था। ये कहते थे कि यार सस्ता वर्कर रखो, छोटा कम तनख्वाह वाला मैनेजर रखो, और यूं जो है ना वो अपने, उन्होंने अल्टीमेटली उसके लंबी डिस्कशन में जाने के बजाय अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि सितारा भी बंद हो गया और एहसान यूसुफ तो बाकायदा नीलाम हो गई थी। ये बिजनेस को अगर आपने अपग्रेड करना है तो एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपने स्टाफ जो है ना वो बहुत कॉम्पिटेंट रखना है, जिसका विजन बहुत अच्छा हो, जिसकी सोच आगे की हो, जिसका जो है ना एजुकेशन भी स्ट्रांग हो, उसका तजर्बा भी हो, और वो 2 कदम 4 कदम 10 कदम मालिक से भी आगे बढ़कर जो है ना वो इसको सोचे। उसको स्टाफ को हायर करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मेंटल ट्रेनिंग करना, उसकी प्रोफेशनली ट्रेनिंग करना, और इन सारी चीजों को। आप इसकी मिसाल अगर आप एक स्टोरी की शक्ल में लेना, स्टोरी की शक्ल में, तो आपको एक मिसाल मैं आपको देता हूँ तारीख से। सुल्तान महमूद गजनवी मुसलमानों के बादशाहों में से एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने सोमनाथ को फतह किया। और सुल्तान महमूद गजनवी जब किसी एक मुल्क को फतह करने गया ना, तो उसका जो महाराजा था उसने कहा कि मेरे पास एक मेरा वजीर है, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं अपने उस वजह से मैं हारा हूँ, मेरी पूरी बादशाही एक तरफ और मेरे इस वजीर को जब आप लेकर जाओ ना, ये मेरा गुलाम भी है और मैंने इसकी बात जब भी नहीं मानी तो मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने इस वजीर को आपने जरूर इस्तेमाल करना, आपको कभी भी जिंदगी में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। अब वो सुल्तान महमूद बड़ा हैरान हुआ कि यार ये पूरी अपनी अक्ल, अपना तजर्बा, अपने मुल्क, अपने इसका इससे इतना अफसोस नहीं है और ये अपने गुलाम की तारीफ किए जा रहा है। खैर वो फतह करके तो जब अपने अफगानिस्तान में गजनी में उसका जाना जब दरबार था तो वो वहां चला गया। फिर उसे ख्याल आया कि मैं उस गुलाम का जाके IQ लेवल, उसका मेंटल लेवल, उसकी जहानत चेक तो करूं। जब उसने उससे कोई बातचीत की तो उसके अंदर बहुत फरासत उसने पाई, उसने उसे बतौर वजीर अपने पास रख लिया। फिर करता 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 वो ना उसके पास 28 या 29 वजीर या 27 वजीर थे। उसने उस एक गुलाम की तनख्वाह 27 वजीरों के बराबर कर दी। जो 27 वजीर थे वो उससे बड़े जो ना हसद करते थे और जेलस थे। तो वो एक दिन ना सारे इकट्ठे होकर ना वो गया बादशाह के पास और कहा कि आज हमने बादशाह को ऐसी कहानी, ऐसी फिल्म सुनानी है कि हमने इस बंदे को डिग्रेड करवाना और इसको जो है ना ये जो हमारी रोजी पे लात मारा है ना, इसको हमने फारिग करवाना है। आपको पता है ज़हीन आदमी के हमेशा हाथ से ज्यादा होंगे, कामयाब बंदे के मुखालिफ ज्यादा होंगे। ये आप जिंदगी में फार्मूला याद रख लेगा। जब भी आप कामयाब होने लगेंगे ना, आपको इधर उधर ऐसे ऐसे लोग भी आपके मुखालिफ होंगे जो आपकी
जिंदगी में कभी आपसे मिले ही नहीं होंगे, ऐसे भी हासिद। तो वो सारे हासिद पैदा हो गया और वो बादशाह के पास गया। तो बादशाह को उन्होंने एक फिक्रा कहा जो बड़ा लॉजिकली था, समझ भी आता था। कहा कि बादशाह सलामत ये बताएं कि एक बंदा एक बंदे का काम कर सकता है, ये 27 बंदों का भी एक बंदा काम कर सकता है? तो उसने कहा नहीं, एक बंदा 27 बंदों को तो काम नहीं कर सकता। उसने कहा आप अयाज को 27 बंदों के बराबर तनख्वाह देते हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये 27 बंदों के बराबर काम कर सकता है? तो बादशाह समझ गया कि अब ये सारा चक्कर जो है ना ये अयाज के, क्योंकि उस वक्त के बादशाहों में बहुत विजडम होता था, बड़े समझदार होते थे। ये जो कानून के कच्चे आजकल हमारे वजीर आजम है और हमारे वजीर आला और हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट है ना, जो बंदा भी कानून का कच्चा होगा ना वो निजाम को बनाने के बजाय उल्टा बिगाड़ देगा। कानून का कच्चा होना, यही हाल घरों में भी होता है। आप देखें घर में औरत जो कानों की कच्ची होगी ना तो वो जल्दी अपने खाविंद के साथ तलाक ले लेगी। जो मर्द कानों का कच्चा होगा वो अपने घर को जल्दी खराब कर लेगा। जो भी बंदा कानों का कच्चा होगा उसकी जिंदगी जो है ना डिस्टेबल हो जाएगी। कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, याद है। तो वो समझदार बादशाह था, उसने जो है ना वो उनका जवाब देने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, अब मैं तुम्हें इसका किसी मुनासिब वक्त के ऊपर इसका जवाब दूंगा। कुछ दिन गुजरे तो उसने सारे वजीरों को कहा कि हमने ना आज रात को सफर पे जाना है, तो सारा अपना सफर का सामान बांध लो। रातों रात वो निकले और दूर जाके ना उन्होंने कहीं जंगल में सहरा में उन्होंने खैमे लगा लिए। किस्सा मुख्तसर के उन्होंने सारे वजीरों का अलग अलग खैमे लगाए और एक वजीर को बुलाया, उसका कि यार ये वो जो दूर एक रोशनी नजर आ रही है ना उसको जाके देखो कि उस रोशनी में ये रोशनी किस चीज की है। अब वो वजीर बादशाह को जो है ना हुक्म को फॉलो करने के लिए वो भागा भागा घोड़े भी गया और वहां देखा और वापस आ के कहा जी यहाँ पे ना कोई काफिला ठहरा हुआ है जो सफर करने वाले लोग होते हैं। बादशाह ने अगला सवाल किया कि ये काफिला कहाँ से आया? तो वो चुप। उसने कहा जी ये तो आपने मुझे कहा ही नहीं था कि ये मैं पता करूं कहां से आया। उसको दूसरे खेमे में बिठा दिए, दूसरे को भेजा कि पता करो ये काफिला ना किस मुल्क से आया। वो गया, उसने आके बताया जी ये मुल्क शाम से आया। अगला सवाल किया जी कि ये जा कहां रहा है? तो वो चुप। उसने कहा ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैंने ये भी चेक करना है कि ये कहां जा रहा है। उसको भी बिठा लिया। गर्ज करते करते उसने 27 वजीरों से अलग अलग सवाल किए और जितना सवाल किया वो वजीर उतना ही जवाब लेकर आया। आखिर में अयाज को टेस्ट किया और उन सबको बिठा टेस्ट किया। उसके सामने बुलाया अयाज को, उन सारों 27 के 27 वजीरों के, और कहा कि अयाज ये जो दूर रोशनी नजर आ रही है ना ये देखिए और ये रोशनी किस चीज की है? बस इतने का। अयाज गया और अयाज वापस आया और अयाज ने आके कहा जी कि ये यहाँ पे एक काफिला ठहरा हुआ है, ये मुल्क शाम से आया है, मुल्क इराक जा रहा है, ये तिजारती काफिला है, इसमें इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, इतने जवान हैं, इनके पास ये असला तलवारें हैं और नेज़े हैं और इनके पास ये माल तिजारत है कि कुछ के पास ये जखीरा है, कुछ के पास सोना है, कुछ के पास कपड़े हैं। ये लोग इस रास्ते के ऊपर इतनी दफा सफर कर चुके हैं, इनके साथ 2 दफा जो है ना वो डाकू इनको पड़े और उनके साथ इनकी जंग हुई है। इस कबीले के लोग हैं, इतने जो है ना वो अल्लाह को मानने वाले मुसलमान हैं और इतने नॉन मुस्लिम हैं। पूरा A to Z बायो निकाल कर दी जिसमें बादशाह को आगे एक भी सवाल दोबारा ना पूछना पड़े। तो फिर बादशाह ने 27 वजीरों को कहा कि एक बंदा 27 बंदों का काम इस तरह कर सकता है कि वो जो है अगर अपनी अक्ल को 4 कदम आगे चलकर और जो ना फॉरवर्ड जाकर अपने इस्तेमाल करे कि ये भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मालिक सोचते हैं ना कि दुकान बनाते हुए, दफ्तर बनाते हुए, घर बनाते हुए यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके मुकाबले में जो मजदूर होता है जो ईंटें उठा के दे रहा होता है उसकी सोच वहां तक नहीं जाती, मिस्त्री की सोच वहां तक नहीं जाती, मैनेजर की सोच वहां तक नहीं जाती। तो जब आप किसी मालिक के साथ काम करें ना, जब आपकी अप्रोच इस लेवल पे चली जाए ना तो आपका पैरामीटर जो आपका जो लेवल होता है ना वो मालिक अपने दर्जे के बराबर समझ लेता है कि यार मेरी कंपनी को चलाने वाला ये है, अब मैं ये पूरी कंपनी इसके हवाले करके मैं एक नई कंपनी डिजाइन कर सकता हूं। और आप देखें मियां मंशा को, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन है, बड़े बड़े हमारे यहाँ ग्रुप हैं, टेक्सटाइल के हैं, दूसरी इंडस्ट्री के हैं, इन्होंने कितने यूनिट लगाए हुए। एक यूनिट है टेक्सटाइल का, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो एक यूनिट एक GM के हवाले किया हुआ है, दूसरे के हवाले किया हुआ है, तीसरे, और खुद मालिक मियां मंशा कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। मियां अनवर परवेज कहाँ रहता है? वो बाहर के मुल्क में रहता है। तो ये भी एक स्टाइल है। तो ये जो है ना, और गोरों में भी ये जब बिजनेस को प्रमोट किया जाता है ना तो गोरों के अंदर एक ट्रेनिंग होती है कि जब भी आप स्टाफ को भर्ती करें, एम्प्लॉइज रखें, तो वो इसकी बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो जाके वो स्टाफ को जो है ना वो हायर करके फिर उसको थोड़ा सा फिर आगे फॉरवर्ड करवाते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी और मुझे वो वहां पे ना वो फ्रेंच में लिखी हुई थी, फिर उसकी दुनिया की 28-30 जुबानों में उसका तर्जुमा भी हुआ। वो इतनी पॉपुलर किताब हुई और वो आज की बात नहीं है,
25 साल पुरानी मैं वो उस किताब की बात कर रहा हूँ। उस किताब में ये था कि फ्रांस में और यूरोप में मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे इदारे खुल गए हैं, ऐसी कंपनियां खुल गई हैं जो कंपनियां उनकी अपनी प्रोडक्ट कोई नहीं है, उनकी अपने वो कोई चीज नहीं बेचते। वो क्या कहते हैं कि जितने भी आज तक कंपनियां डिफॉल्ट कर गई है ना, होटल बंद हो गए हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं, मिलें बंद हो गई हैं, बैंकरप्ट हो गई हैं और वो जो बिल्डिंग और वो बिल्कुल सुनसान हो गए हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके पुराने ओनर्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि अगर हम आपको इस कंपनी को चलाकर और इसको कई गुना ज्यादा प्रॉफिट में लेकर और आपको इसको एस्टेब्लिश कर दें तो हमारे पास ऐसे ट्रिक्स हैं कि हम आपके स्टाफ को ट्रेन हम करेंगे, उनको विजडम हम देंगे, उनको तजर्बा हम देंगे। तो इसकी एक मिसाल मैंने उस किताब के अंदर पढ़ी, एक मिसाल उन्होंने उस किताब में दी कि फ्रांस में एक होटल था 7 स्टार होटल, वो बंद हो गया और वो दिवालिया हो गया वो लोग। तो वो जो कंपनी वाले थे वो उनके पास गए, मालिकों के पास, उन्होंने कहा जी कि आप ना यूं करें कि इसको दोबारा खोलते हैं, आप सजेशन हमारी होगी, जब ये चल जाएगा तो हम आपसे आपके प्रॉफिट में से ये परसेंटेज हम आपसे ले लेंगे। उनके ये तो बहुत अच्छी प्रपोजल है, बंद पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, बिल्डिंग खराब हो रही है, ऊपर बैंक का मार्कअप पड़ रहा है और मेरा लॉस हो रहा है। तो उसने उनको परमिशन दे दी। उसने क्या किया, उस होटल का जितना पुराना अमला था ना, सारों को उन्होंने कॉल कर ली, सारे अमले को कॉल करके उन्होंने उसके सेशन लगाए और सेशन लगाते 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 उनका ये 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने उनका माइंड सेट कर दिया कि तुम जो है ना, तुम मैनेजर नहीं हो, तुम ऑनर हो। स्वीपर को कहा तुम्हारे राइट्स, तुम्हारा विजडम भी इतना है कि जैसे तुम इस होटल के ऑनर हो। सारे होटल का स्टाफ अगर छुट्टी कर जाए और तुम अकेले आओ, फिर तुमने क्या करना है। इसी तरीके से ऑफिस बॉय, इसी तरीके से किचन का स्टाफ, इसी तरीके से क्लीनर स्टाफ और जो है ना रिसेप्शन स्टाफ, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी होटल की मैनेजमेंट थी, उन्होंने उनकी ब्रेन वॉशिंग की और ऐसी ब्रेन वॉशिंग की कि हर बंदे का माइंड सेट ये कर दिया कि सारे लोगों की जो, अगर कोई बंदा नहीं आता और ये कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान ना मालिक का ना उसका है, वो मेरा लॉस है। ये माइंड सेट बनाना ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी रिस्पेक्ट और आपका लेवल लाइक ऑनर है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों का। हमारे यहाँ तो मुलाजिम को चूंकि हम ट्रीट ही ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं इसको कोई ना कोई सबक जरूर सिखाऊंगा, हमारे यहाँ मिसबिहेव करते हैं। अब देखिए हदीस में क्या मिलता है, हदीस में आता है कि आपका मुलाजिम अगर एक दिन में 70 मर्तबा भी गलती करे ना तो उसको माफ कर दो। ये मोटिवेशनल, ये सारी ट्रेनिंग बेसिकली इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन उठाया कहां किसने है, गोरों ने। बस उन्होंने लेबल चेंज किया है, लफ्ज चेंज किया है, मॉडिफिकेशन की है, शक्ल चेंज किया है, हुलिया चेंज किया है और उन्होंने उसको एक मॉडर्न एजुकेशन का नाम देकर उन्होंने कहा जी हम तो बहुत बड़ी कंपनी है, हालांकि ये सारी एजुकेशन इस्लाम की है। तो बहरहाल वो उन्होंने ना वो होटल को जो ना रन किया और वो स्टाफ को ट्रेन करके एक दिन ऐसा हुआ कि एक ना गाड़ी आके रुकी और उस गाड़ी के अंदर से एक बूढ़ी खातून जो है ना वो निकली और उसने, अब रिसेप्शन वाला अपने कामों में बिजी था, इस दौरान में एक स्वीपर ना शीशा साफ कर रहा था। उसने देखा कि रिसेप्शन स्टाफ बिजी है, तो मेरा तो अगर हमारे यहाँ होता तो वो स्वीपर को तो पता ही नहीं होता कि बाहर गाड़ी कोई आके रुकी भी है कि नहीं रुकी। उसकी चारों तरफ नजर स्वीपर की। उसने अपना काम छोड़ा, फटाफट बाहर गया और बाहर जाके उसने जाना वो गाड़ी में उस बूढ़ी खातून को लिया, उसका लगेज लिया, आके उसने उसको बिठाकर उसको पानी जो भी उसको जो है ना रिसेप्शन जो है ना सर्विंग थी वो उसको सर्विंग की, फिर उसके साथ गुफ्तगू खूबसूरत अंदाज में की, फिर उसका जो है ना सारा जरूरत पूछी, उसको मुसलसल बातों में, फिजिकली, खाने पीने में, एंटरटेनमेंट में उसने एंगेज रखा ताकि उसको ये ना लगे कि मुझे जो है ना अटेंड नहीं किया जा रहा, मैं बूढ़ी हूँ या मैं अकेली हूँ। तो हमारे यहाँ तो अकेला बूढ़ा बंदा हो या कोई बाबा हो या कोई माई हो तो हम उसको सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी अखलाकियात के खिलाफ आता है। बेसिकली तो इस्लाम कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हत्ता कि कुरान पाक में एक वाकया मिलता है बड़ा, यानी उस वाकये ने हिला के रख दिया। 30वें पारे में एक सूरत है अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। इस सूरत के अंदर एक वाकया है कि एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी बड़ा ही उम्र रसीदा और जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया दीन का कोई मसला पूछने के लिए।
इस दौरान में आपके पास ना मक्के के या दूसरे अरब के बड़े बड़े सरदार जो है ना बैठे हुए थे। आपने उस बूढ़े को ना इग्नोर कर दिया और आपने बड़े बड़े सरदारों की बात को जो है ना पहले प्रायोरिटी दी और उनकी बात को सुना कि ये मुसलमान हो जाएंगे तो इस्लाम को फायदा हो जाएगा। आपने ये एटीट्यूड, ये रवैया, अब आपकी नीयत भी अच्छी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया कि कुरान उतार दिया और यूं कहा, ऐ मेरे नबी, जिसका मफहूम है कि तुम इस बूढ़े की बात को दरगुजर कर रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, इसकी बात नहीं सुन रहे और उसके मुकाबले में तुम इन सरदारों की बात सुन रहे हो जिनके पास ईमान नहीं है और तुम एक ईमान वाले को पीछे बिठा रहे हो। आपने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बूढ़े बंदे की बात की सुनने को इतनी प्रायोरिटी दी कि अल्लाह के नबी को बाकायदा फिर अल्लाह ने तालीम दी। अगर हम इसको यूं समझे, अल्लाह और नबी के दरमियान में डांट तो नहीं होती, लेकिन अगर हम यूं समझे तो यूं प्यार भरे अंदाज में डांटा कि नहीं ऐसा ना करो, ऐसा करो। प्यार होता है ना, एक प्यार की भी जो है ना जुबान होती है। तो हमारे यहाँ जो है ना, जब भी हम कोई दुकान, दफ्तर, फैक्ट्री खोलते हैं तो हम ना जो गरीब खवातीन होती हैं, देखने में सादा लोग होते हैं, उम्र रसीदा लोग होते हैं, हम इनको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और ये बेबरकती की सबसे बड़ी वजह होती है। अल्लाह का निजाम फिर हमारे जो हक में चलना होता है ना, जब हम गुरबा को, यतीमों को, मस्कीनों को, बेवाओं को और मजलूमों को इग्नोर कर देते हैं अपनी जिंदगी में और झिड़क देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्लाह ने नापसंद किया कि जब तुम्हें मैं रिस्क दूं तो तुमने किसी को झिड़कना नहीं है, तुम ना दे सको, तुमने झिड़कना नहीं है, तुम्हारे पास झिड़कने का इख्तियार, अल्लाह ने इख्तियार ही नहीं दिया। वो स्वीपर ने उस बूढ़ी औरत को अटेंड किया, जब रिसेप्शन वाला फारिग हुआ तो उन्होंने उसको रूम बुक करवाया, रूम बुक करवा के वो वहां 2-4 दिन रही। 2-4 दिन रहने के बाद जब वो वापस चली गई तो वो कुछ दिनों के बाद वापस आई। उसने कहा कि मैं एक पुरानी अदाकारा हूँ और मैं बड़ी मशहूर अदाकारा हूँ, तो मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो मैं आपके इस होटल के ऊपर एक फिल्म जो है ना वो बनाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ ऐसे आई, मुझे इन्होंने ऐसे वेलकम किया और होटल बिजनेस कैसे होता है और होटलों के अंदर क्या क्या होता है और अच्छे होटल की क्या निशानियां होती हैं। उसने एक स्क्रिप्ट निकाल दिया। फ्रांस के अंदर उस बूढ़ी औरत ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके और उसमें एज ए मेहमान अपने आप को उसने कास्ट भी किया, बतौर अदाकारा भी है और वो फिल्म ऐसी शूट हुई, क्योंकि पुराने जो मशहूर अदाकार होते हैं ना, इनका थोड़ी देर के लिए भी स्क्रीन के ऊपर फेस आए ना, तो जो पुरानी एक हर एज के लोग मौजूद होते हैं ना, तो वो उसको देखने के लिए दोबारा जो है ना वो आ जाते हैं। वो फिल्म शूट कर गई, जब फिल्म शूट की तो होटल शूट कर गया और वो होटल 7 स्टार से 9 स्टार में शिफ्ट हो गया। इतना उस होटल ने आमदनी कमाई। आज क्या थी, छोटी सी ब्रेन वॉशिंग कि स्टाफ का हर एक बंदा अपने माइंड को ये डिजाइन करे कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी पूरी है। ये नहीं कहना ये उसका काम है, ये उसका काम है, आने जाने में, करने में, मुझे वो सर वो काम है, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मेरा तो सर इतना काम है, मेरी तो तनख्वाह थोड़ी है। असल में बात तनख्वाहों की नहीं होती, जिम्मेदारियों की नहीं होती। ये जितना भी जॉब का टेन्योर होता है, सीखने का टेन्योर होता है, मुलाजमत का टेन्योर होता है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक गायब का निजाम है कि आपकी ना ट्रेनिंग हो रही होती है, आपको तैयार किया जा रहा होता है। जो बंदा जितना दिलचस्पी लेकर, जितना अपने आप को जो है ना उसमें इन्वॉल्व करके सीखता है ना, फिर उसको बड़ी असाइनमेंटें दी जाती है। आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले अल्लाह ने बाकायदा ट्रेनिंग दी। किस तरह की ट्रेनिंग दी? मक्के के लोगों के साथ इंटरेक्शन में आए, फिर वो शाम में गया तिजारत के लिए, मदीने के सफर किए और वो हिजर असवद का पत्थर रखने का कबीलों में झगड़ा हो गया तो आपने उनके दरमियान में सुलह करवाई। आपकी पूरे 40 साल डिफरेंट एंगल से आपकी ट्रेनिंग की गई। जब आप हर एंगल से परफेक्ट हुए ना, हम समझते हैं कि हम आए, पढ़ लिख के आए, डिग्री लेकर आए, आते ही हम बड़े अफसर बन के बैठ जाएं। 40 साल तो अल्लाह के नबी की ट्रेनिंग हुई है, तो आप भी अपनी जिंदगी में एक फार्मूला सेट कर लें कि मैंने जिंदगी में 40 साल काम को सीखना है। अच्छा, एक काम आपसे रेलिवेंट नहीं भी है ना, आप उस काम की भी पूरी डिटेल आप सीखें। मैं जब टेक्सटाइल में था तो मेरा काम बेसिकली एक्सपोर्ट का था, मैं कपड़े के एक्सपोर्ट करता था। लेकिन मैं जब देखता था ना मिल में, तो मैं जहां कपड़ा प्रिंट हो रहा होता था तो मैं उस जीएम से मिलता, फिर जीएम बिजी होता था ना, तो जो रंगों को मिक्स करते हैं ना, उसको जो तो वर्कर कारीगर जो कहते हैं, मैं उनके पास बैठ जाता, उनसे मैं रंगों के नाम पूछता, उनकी जो जहां जिस मुल्क से वो रंग आए हैं उस मुल्क के उन कंपनियों का नाम पूछता। उस वक्त जर्मन के डाइस केमिकल्स बहुत मशहूर थे, फिर ये कोरियन आ गई, फिर ताइवानी आ गई, अब सारी चाइनीज हैं। तो मैं उन सारी डिटेल लेता रहता, फिर मैं मशीन की किस्में पूछता रहता, फिर मैं पूछता मशीन में इसका नाम क्या है, इसका फंक्शन
क्या है, ये कितना टेम्परेचर पे चलती है, ये कितनी बिजली लेती है, इसको ऑपरेट करने के लिए कितने बंदे चाहिए, इसमें कोई खुदा न खासा ये हो जाए तो इसमें कभी कोई हादसा तो नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं बैठ करना, हालांकि मेरे प्रोफेशन से 1% भी वो चीजें रेलिवेंट नहीं थी, मैं इररेलिवेंट सारा नॉलेज लेता रहा। फिर मैंने उसका फायदा एक जगह मैंने देखा, वो मैं आपको बताऊं कि आप यकीन कर लें, मुझे उसने इतना फायदा दिया। मैंने फिर बाद में अपने एक्सपोर्ट शुरू की। जब मैंने अपने एक्सपोर्ट शुरू की तो मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में एग्जीबिशन होती थी टेक्सटाइल की, अब भी होती है, तो मैं वहां स्टॉल लगाने जाता था। तो वहां पे पूरी दुनिया से गोरे कस्टमर आते थे, और वो गोरों के अंदर एक निजाम है, गोरे उस वक्त तक कोई अमेरिका में, यूरोप में आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, हत्ता कि आप खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री ना हो। मैंने अमेरिका में देखा कोई खेत ऐसा नहीं था जिसका ऑनर डिग्री होल्डर न हो। वो बाकायदा अगर वो फसल उसकी चावल की फसल काश्त कर रहा है तो उसके पास चावल की डिग्री होगी, नॉलेज होगा, सर्टिफिकेट होगा कि उसने चावल को बीजना कैसे है, पानी कितना देना है, कौन सी जमीन चाहिए, क्या उसके लिए निजाम चाहिए, उसको वहां से उठाना कैसे है, उसकी सफाई कैसे करनी, पूरा उसकी डिग्री पढ़ाई जाती है, फिर उनको समझ दी जाती है। वहां ऐसे मुंह उठा के किसान नहीं बन जाते, ऐसे जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, यूरोप अमेरिका में ऐसा कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। वो बाकायदा प्रॉपर्टी की किस प्रोफेशन में जाना है, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना है, आपने प्लॉट्स बनाकर सेल करने हैं, आपने बिल्डिंग बनाकर फ्लैट सेल करनी है, आपने क्या काम करनी है, आपने सेल परचेज एज ए मीडियोकर काम करना है। हर एक की अलग अलग डिग्री। मैं आपको बात बता रहा था उसकी कि मैंने जो नॉलेज सीखा वर्करों से और जीएम से और लोगों से, लेबर क्लास से, उसके मुझे फायदा हुआ कि मैं एग्जीबिशन में मुख्तलिफ दुनिया से जब लोग आए ना, तो एक कस्टमर मुझे मिल गया अमेरिका का, मुझे आज भी उसका नाम याद है, शेवल होम प्रोडक्ट्स के नाम से उसकी कंपनी थी, और जॉन शेवल उसका नाम था। वो जूश आलिम भी था, यहूदियों का वो आलिम भी था। तो उसने 3 साल रेगुलर हर साल आता, और हर साल उसके साथ ना 2-3 ना उसके इंजीनियर, टेक्सटाइल प्रोफेशनल, उसके जीएम, उसके बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग होते, वो मेरे साथ बैठ कर ना क्रॉस क्वेश्चन करते। तो वो कभी मुझसे पूछते कि यार ये अगर हम कपड़े की धागे को, हम उसको ताना बाना कहते हैं, रीड एंड पिक अंग्रेजी में कहते हैं, कि अगर हम इतने धागे इधर चलाएं और इतने धागे इधर चलाएं तो इसमें कपड़े की स्ट्रेंथ का लेवल क्या होगा, वेट क्या होगा, हम ये कर लें बचत, हम ये डाइस केमिकल यूज करें या हम जर्मन का यूज करें, हम हमारा जो है ना वो जिसमें बुर आ जाती है उसको जो है ना ये ना आ जाए। उसने हमसे टेक्निकल रंगों के बारे में, मशीनों के बारे में, किस मुल्क की मशीन अच्छी है, किस मुल्क का रंग अच्छा है, किस मुल्क का अगर रंग इस्तेमाल करें तो क्या नुकसान होता है, इतना उन्होंने मेरे यानी 3 साल रेगुलर वो आए, और 3 दिन 4 दिन वहां एग्जीबिशन रहती है, और वो मेरे साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहे। गोरों के अंदर एक साइंस है कि वो जब आपको बिजनेस ऑर्डर उस वक्त देते हैं जब तक वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो जाता ना कि ये काम कर सकते, इसको पर्सनली भी काम आता है कि नहीं आता, ये जस्ट एक सेलमैन है। अगर वो सेलमैन हो तो वो उसको काम नहीं देते, वो कहता है इसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, मैंने बात इसको समझानी है, और इसको फिर आगे काम लेना आता भी है कि नहीं आता। ये लल्लू राम हो और मैं इसको बातें ढेर सारी समझा दूं, इसको कुछ भी ना पता हो, और ये बकरी की तरह सर को ऐसे हिला दे और फिर आगे मेरा जाना काम चले भी ना और सारा नुकसान हो जाए। तो चौथी मुलाकात में, चौथे साल जब वो आया ना, तो उसने मुझे बिजनेस ऐसा दिया कि उसने मुझे 120 कंटेनर का बिजनेस दे दिया 1 साल का। अब मेरी कंपनी थी छोटी सी, मेरे पास सरमाया था 2-2.5 करोड़ रुपए का, उसने मुझे जो ऑर्डर दे दिया वो था 2.5-3 अरब रुपए का। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने तो उसे फ्लैट में कहा मैं तो इतना बड़ा ऑर्डर नहीं ले सकता। उसने कहा तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है, उसने कहा मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसने मुझे कहा कितने पैसे तुम्हें चाहिए, मैंने कहा जितना तुम्हारा ऑर्डर है उसके मुताबिक तुम खुद देख लो कितने देने चाहिए। वो वाहिद जहां से मुझे बूस्ट लगा, उसने मुझे $1 मिलियन 2003 या 2 की बात है, उसने मुझे मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पाकिस्तान ट्रांसफर किए $1 मिलियन। उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जो आज $10 मिलियन के बराबर शायद हो, वो उसने मुझे पैसे ट्रांसफर किए। मैं हैरान, मुझे पाकिस्तान बैंक से फोन आ रहा है, यार आपकी $1 मिलियन की पेमेंट आई है। तो मैं बड़ा, उसने कहा यार आपके पास पेमेंट पहुंच गई है, आप जाके माल तैयार करो। मुझे ये पता है कि आप टेक्सटाइल को समझते हो, आपको पूरी टेक्सटाइल की साइंस का पता है, केमिकल्स का पता है, मशीनों का पता है, ताने बाने का पता है, पूरे सिस्टम को जानते हो, आप टेक्सटाइल
इंजीनियर से भी ज्यादा आप नॉलेज रखते हो। तो उसने फिर मुझे वो पैसे ट्रांसफर किए, मैंने आके माल तैयार किया, फिर मैंने उनके साथ 2-3 साल काम किए, हत्ता कि इतना काम किया। फिर उसके बाद ये जामिया हफ्सा का अटैक हो गया, फिर जो है ना ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिजली बंद हो गई, ये जरदारी दौर में, तो पंजाब में बिजली गैस दोनों बंद हो गए, तो हमारा काम बंद हो गया। 6-6 महीने साल माल ही नहीं तैयार होता था। तो फिर वो जो है ना हमारे से उसने बिजनेस जो है ना वो को बांग्लादेश, को वियतनाम, को चाइना इधर शिफ्ट कर दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ सीखने के अमल को, कि आपको कब जब भी कहीं भी बैठे ना, आप औरतों की बातें मत करें, आप इधर उधर की बातें, फजूल हंसी मजाक, खेल तमाशा, रौनक और अदाकार, फिल्में, ड्रामे, इन सारे की बातें मत किया करें। जहां बैठे आप नॉलेज की बात को सीखें, चाहे आपसे रेलिवेंट वो प्रोफेशन नहीं भी है। आपके वालिद साहब को कोई बंदा मिलने आया, लोग अपने वालिदैन से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हालांकि वो वालिदैन के जरिए से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वालिदैन को एक बंदा मिलने आया, समझ लें कि वो एक मिस्त्री है और वो प्लम्बर है कोई, आपने उससे पूछ लिया कि घर में कोई टूटी खराब है या कोई शावर लीक है या कोई और मसला है, आप उस प्लम्बर के साथ साथ रहे, आप उससे पूछते रहे कि यार ये जो है ना ये पाइप है, इसके क्या गेज होते हैं, पाइप लंबा कितना डालना चाहिए, इसमें चूड़ियां कौन सी होती हैं, कौन सी कंपनी आजकल चल रही है, और सेंटी के काम में कितनी बचत है, वर्कर कितने पैसे लेता है, सेंटी के बिजनेस में ये जो दुकानें बनी हुई हैं इनमें कमीशन क्या चलती है। आप एक बिजनेस को जितना उस बंदे के पास नॉलेज है ना, आप उसका ऑपरेशन करके ना, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो अंदर से हर चीज निकाल लेता है। आपको चाहिए अगर आपने बड़ा आदमी बनना है ना, कि मेरी आपको टिप है, आप जिसके पास बैठे उसका नॉलेज सीखें, उसका जितना तजर्बा है, जो उसने बात सुनी हुई है, जो उसने काम किया हुआ है, चाहे वो आपसे दूर दूर तक आपका उसके साथ ताल्लुक नहीं है, आप देखेंगे जब आप 10-15 साल 20 साल आप इन सारे कामों को सीखेंगे तो आप मल्टी टैलेंटेड आदमी बनेंगे, मल्टी प्रोफेशनल आदमी बनेंगे, और आपके पास वैरायटी होगी। आपको फिर उन सारे कामों से गुजरना पड़ेगा। फिर जब भी कोई आपके पास वर्कर आएगा ना, आपको प्लम्बर, आप फिर अल्लाह आपको जो है जब स्टेजेस देगा, तरक्की होगी, आपको इज्जत मिलेगी, आप बड़ी कंपनी के मालिक हो जाएंगे, फिर आपकी अपनी बिल्डिंग होगी, अपनी चीजें होंगी, तो फिर आपके पास लोग आएंगे, सर वो ये हो गया तो इस पे इतने पैसे लगते हैं, आपको सब पता हो गया ये कौन सी फिल्म मुझे सुना रहा है, आपने उसका दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन बैक पे रखा होता है। ये बंदा नॉलेज वाला करता है काम। और आजकल मालिक क्यों मार खाते हैं कि उसके पास उसके पास अपना नॉलेज जीरो होता है, तो उस जो सामने जो बंदा आगे फिल्म सुना रहा है उसको, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होते, तो वो अपना काम रुपए का काम 2 रुपए में करवा रहा है, 5 रुपए में करवा रहा है, 10 रुपए, और फिर भी खराब करवा रहा है। तो ये एक सीखने का प्रोसेस है। तो ये सीखने के प्रोसेस को हमने बात शुरू की थी अयाज सुल्तान महमूद गजनवी से। अयाज के भी अंदर यही खूबी थी कि अयाज काम को जब करता था तो काम की तह तक पहुंच जाता था। तो हम भी जब अपने कामों की तह तक पहुंचेंगे, तो हम अगर हमारा प्रोफेशन आईटी का है या कोई हमारा और प्रोफेशन है, तो हम मल्टी टैलेंट, क्योंकि पता नहीं आईटी का प्रोफेशन आप देखिएगा अगले 2-3-4-5 सालों में आईटी का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, एआई का प्रोफेशन आ जाएगा, फिर एआई का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, फिर कोई ऑटोमेटिक कोई चीजें नहीं निकल आएंगी। अब जैसे कितने कारोबार हैं वो सारे कारोबार खत्म हो गए, तो पुरानी नस्ल ने नई जनरेशन के बिजनेस को सीखा ही नहीं है, तो क्या हो गया, वो पुरानी नस्ल सारी नई जनरेशन के मोहताज हो गई है। आप अपने वालिदैन को देखें, वो उनको आपका मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, उनको आपका लैपटॉप यूज करना नहीं आता होगा, उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा, जो उनको अपने काम का पता होगा कि उन्होंने सारी उम्र कपड़े का काम किया उसका उनको पता है, लेकिन अब कपड़े का काम अगर बंद हो गया तो वो बिल्कुल हत्थल हो गया, उनको पता नहीं है मैंने अब किस तरफ शिफ्ट होना है। तो अब वो बच्चों से पूछ रहे हैं बेटा क्या, फिर उनके साथ हादसा क्या होता है, बच्चे उनको जाके कहते हैं पापा अब ये काम तो बंद हो गया, आपके पास जो 4 पैसे पड़े हैं वो मुझे दे दें, मेरे पास ये नॉलेज है। अब बच्चों के पास वो नई नई चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। वो बाप का रिटायरमेंट का, पेंशन का जमा किया हुआ जोड़ा हुआ पैसा वो उठाते हैं, उठा के पैसा लगाते हैं, तजर्बा होता नहीं है, वो पैसा बर्बाद हो जाता है, बाप भी जाना वो थड़े पे आ जाता है और बेटा भी थड़े पे आ जाता है। तो ये कई फैमिलियों की ये स्टोरी है। तो इसलिए काम को डिटेल में सीखा करें, और कभी भी अपने वालिदैन का पैसा 5-10 साल 5 साल तो कम अज कम आपने अभी उस प्रोफेशन को प्रैक्टिकली नहीं किया ना, तो आप अपने पैसे को, बाप के पैसे को, वालिदैन के पैसे को कभी जाया मत करें। तो ये है अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वन ऑफ देम ये भी है।